नमस्कार, मैं अभय कुमार और आज मैं आप लोगों को जीएस पेपर 2 का जो पेपर है वो उसमें संविधान, गवर्नेंस और पॉलिटी इन सबको मैं डिफ़ाइन करूंगा और पेपर 2 में जो मेरी भूमिका होगी गवर्नेंस में उसके बारे में मैं आपको बातें कुछ बताऊंगा। ठीक है। जीएस पेपर 2 बच्चों बड़ा क्रूशियल है और इन अर्थों में भी क्रूशियल है क्योंकि जो परंपरागत अवधारणा रही है इसके बारे में कि जीएस पेपर 2 में सिर्फ संविधान या राज व्यवस्था पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वो चेक करेंगे, जैसे टीना डाबी पॉलिटिकल साइंस से उनका ऑप्शनल था, इंग्लिश मीडियम से थी, रैंक 1 उन्होंने किया, लेकिन सी गॉट मार्क्स इन 2 डिजिट इन पेपर 2। उनको 2 डिजिट में मार्क्स थे, यानी 100 नंबर भी टीना डाबी को पेपर 2 में नहीं आ पाया। यानी राजनीति विज्ञान जिसका वैकल्पिक विषय है वो भी अगर सेकंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसे हम डिटेल से समझेंगे और मैं अपने कोर्स में क्या करवाऊंगा वो उन सभी बातों पर डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। एक्चुअल में ये पेपर जो है, अगर मैं कहूँ कि जीएस पेपर 2 जो है वो बहुत ही अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है ना। जैसे अगर आप जीएस पेपर 4 की बात करते हैं, एथिक्स की, वो बहुत ही एक डिफाइंड जो है ऑप्शनल के जैसा है। मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। जैसे लिखा है इंटीग्रिटी, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रिटी क्या है और उसके बारे में आपको आंसर करना होता है। लेकिन जहाँ तक पेपर 2 का सवाल है, यहाँ सिलेबस में जो कुछ लिखा है वैसे प्रश्न नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे 2013 से जब से नया सिलेबस लागू हुआ है तब से अगर देखें और बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो 2013 में आया था वो ये था कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि दल बदल कानून के वजह से सांसदों ने अपनी भूमिका को कम किया है। ये एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल फिलहाल में सांसदों ने अपनी भूमिका को कम किया है, तो क्या इसके पीछे का कारण दल बदल कानून भी एक है? क्या आप ऐसा मानते हो? कहाँ तक मानते हो सही? अब जो यूजुअली पढ़ने का जो पैटर्न है, बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे इसमें पढ़ते ये हैं कि दल बदल कानून के प्रावधान क्या हैं। कोई भी गाइड नोट्स निकालिए, आपको मिल जाएगा किताब, आप रट गए, लेकिन वो प्रश्न वहाँ से पूछा नहीं जाता है। वास्तव में ये जो प्रश्न है ये पार्लियामेंट्री सोवरेंटी की चुनौतियों से संबंधित है। संसदीय संप्रभुता के खतरे क्या हैं? और अगर आप देखोगे कि 2013 में ये सवाल क्यों आया, तो 2011 से ही अन्ना हजारे का एक आंदोलन चल रहा था। यानी 1,50,000 लोग कहीं पे बाहर रामलीला मैदान में बैठ करके और पार्लियामेंट को एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे कि आप एक खास तरह का कानून बनाइए जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक एजेंसी है, ओम्बड्समैन या लोकपाल, उसके लिए वो प्रेशराइज कर रहे थे। ठीक है। तो देखने लायक बात यह है कि संसद, जो कि 130-135 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि संस्था है, इसे कोई कैसे या क्यों कोई सिविल सोसाइटी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी कोई संस्था क्यों प्रभावित इसको करती है? तो एक्चुअल में ये जो मुद्दा है, ये संसदीय संप्रभुता अगर आप पढ़ोगे, उसके खतरे क्या क्या हैं, डिटेल से मुद्दों पर जाओगे तो बना पाओगे। वैसे जो कोई संविधान पढ़ेगा तो उसमें ये देख लेगा कि भाई लोकसभा क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर कहाँ से आते हैं, राज्यसभा क्या है, उसकी भूमिका क्या है, लेकिन ये आंसर तो करने लायक हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो डिमांड है वो डिमांड थोड़ी डिफरेंट है। अब जैसे बात करते हैं हम सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म आपने पढ़ा, फ्रांस के सेकुलरिज्म को भारत के सेकुलरिज्म से कंपेयर करने के लिए कहा गया। फ्रांस में एक्चुअल में एक एडवाइजरी लाई गई थी शैक्षणिक संस्थाओं में कि बहुत सारे धार्मिक आधारों पर आप जो है कार्य नहीं कर सकते। जैसे बुर्का वगैरह पहनना बैन किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। कोई अगर हाथ मिलाता है और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे धर्म या हमारा कपड़ा जो है ये मना करता है, या स्विमिंग पूल में अगर बुलाया जाए तो वहाँ पर कोई धार्मिक आधारों पर डिनाई नहीं कर सकता उसके कॉस्ट्यूम्स को पहनने के लिए। ऐसी चीज़ें की गई। ठीक है। सेकुलरिज्म बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है, ये भौतिकता से संबंधित संकल्पना है। इसका संबंध कहीं भी धर्म से नहीं है। हिंदी इसका है पंथ निरपेक्षता, ये एक स्लैंग है जो यूज़ हो गया है। और अच्छे जीवन की चाहत में विज्ञानवादी अप्रोच को सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता हम कहते हैं। लेकिन भारत का जो सेकुलरिज्म है ये ज़्यादा
इन्फ्लुएंशियल है, ज़्यादा बेहतर है। अगर धार्मिक मामलों में भी देखें तो भारत बहुत ही सक्रिय राज्य है, लेकिन क्या है, सभी धर्मों के लिए वो सक्रियता दर्शाता है। और फ्रांस के सेकुलरिज्म में कहीं ऐसी बात नहीं की गई है, वहाँ पर एक फिक्स टाइप की माइंडसेट है। तो यहाँ पढ़ते समय हमें ये भी समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। रिलीजन की संकल्पना, हालांकि ये पढ़ते कहाँ पर हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के होते हैं। ठीक है, रिलीजन एक जो है एक फिक्स टाइप की अवधारणा है पाश्चात्य देशों में, जिसमें कुछ धार्मिक संस्कार या तौर तरीके पूर्व निर्धारित है, उसमें चेंज नहीं हो सकता है। जबकि धर्म जो है अधिक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की संकल्पना है। जैसे हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म हो सकता है। एक पेन को ही अपने ईश्वर मान लें, इसी की पूजा पाठ करने लगे, ये भी अलाउड है ना। तो हमारे यहाँ का जो धर्म शब्द है वो कहीं अधिक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेकर के चलता है। तो एक प्रश्न के उत्तर करने में हमें समाज शास्त्र से भी कुछ लेना पड़ेगा, हमें कुछ है ना राजनीति विज्ञान से भी लेना पड़ेगा, लोक प्रशासन से भी लेना पड़ेगा, इनफैक्ट लॉ से भी लेना पड़ेगा, तब जाकर के किसी प्रश्न का उत्तर हम मुख्य परीक्षा में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न जो है बहुत ही वृहद परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं, और इसमें अगर हम सिर्फ संविधान पढ़ते हैं या अगर हम राज व्यवस्था या पॉलिटी पढ़ते हैं तो इससे बात नहीं बनती है। हमें गवर्नेंस को भी बहुत अच्छे से करना है। गवर्नेंस के मुद्दे हम लोग इसमें ज़्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी तक जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों का खास करके, उनमें अभी भी है ना एक खास तरह की किताब है लक्ष्मीकांत, जो बाइबल जैसा लोग समझते हैं, और चूँकि कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है तो लोग कह भी देते हैं कि इसको पढ़िए, तो उसी को पढ़ पढ़ के बच्चे प्रिपेयर करते रहते हैं, बट ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। चलिए हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं। हमारे सिलेबस में 3 शब्द का प्रयोग किया गया है, संविधान, पॉलिटी और गवर्नेंस। तो इन तीनों में कुछ अंतर तो होता होगा, फिर इसके सिलेबस को मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। संविधान एक प्रिंसिपल्स को या आइडियल प्रैक्टिसेस को दिखाता है। संविधान क्या है? यह एक आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के लोगों के द्वारा स्वयं अपनाया जाता है, आत्मार्पित किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, इनकलकेट किया जाता है, जिसमें उनके स्पिरिट दिखते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इसमें दिखता है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एग्जैक्टली जो है संविधान में जो चीज़ें हैं वो व्यवहारिक रूप से हमें वहाँ पर नज़र आती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए, या कुछ विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि जो राज व्यवस्था है वो सिर्फ संविधान का रेप्लिका है या व्यवहारिक या उसका प्रैक्टिकल जो है एक तरीके से अप्रोच वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है राज व्यवस्था, उसके अपने सैद्धांतिक पहलू भी होते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने ये कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए सिन, है ना, राजनीति बिना नैतिकता के जो है वो पाप के समान है। तो कुछ ना कुछ तो इसके सैद्धांतिक आधार होते होंगे। जैसे आप एनसीईआरटी की किताबों में बच्चों आप पढ़ते होंगे उदारवाद, लिबरलिज्म, तो उदारवादी सोच क्या है ये जानना है। सेकुलरिज्म वहीं से है। जैसे सेकुलरिज्म पे सवाल पूछा गया था, सेकुलरिज्म एक अपने आप में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। इसी तरीके से गांधीवाद, गांधी जी का भी प्रभाव है, आजकल थ्योरेटिकल अंदाज में पूछा जा सकता है। इवन पेपर 1 में एक सवाल आया था कि यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या होता, क्या हमें आज़ादी नहीं मिलती? क्या आज़ादी तो मिलती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्या दे दिया भारत को? तो गांधी जी ने हमें कुछ ऐसा दिया जिससे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है परिपक्व हुआ, ठीक है, और एक लंबे समय तक चलने जैसी चीज़ हुई। उन्होंने हमें राजनीतिक मुद्दों को उठाना सिखा दिया, भजन, कीर्तन, चरखा, है ना, और फास्टिंग करने का अप्रोच, सत्याग्रह, वो ये सब दे गए। ये सब टूल्स हैं, ये सब क्या है? डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। इनके ही आधार पर हम काम करते हैं। आज कभी भी देखिए गांधी टोपी पहन करके कोई भी बैठ जाता है, फास्टिंग पर बैठ जाता है, तो क्या होता है कि जो भी मुद्दे हैं जो जनहित से संबंधित, वो तुरंत से मुख्य धारा में आ जाते हैं। क्योंकि गांधीयन टूल्स जो हैं वो बड़ा काम करता है। महात्मा गांधी बड़े रिसर्चर थे, बहुत अच्छे। भारत के लोगों की धड़कनें वो जानते थे, कैसे उनको धड़काना है, पब्लिक मोबिलाइजेशन कैसे होता है, महात्मा गांधी से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने भारतीयों के ऊपर ये अप्लाई करके देख लिया था, और आज भी उसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। आप जानते हैं
कि हाल फिलहाल में गांधीवादी तरीके से गांधीयन टोपी का इस्तेमाल करके उन्हीं के टूल सत्याग्रह, हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, ये सब करके पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ जन्म ले चुकी हैं जो दिल्ली में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो राज व्यवस्थाएं जो हैं उसके अपने सैद्धांतिक पहलू होते हैं। उदारवाद, मानववाद, मार्क्सवाद, इन सब का प्रभाव है। तो सिर्फ ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि जो पॉलिटी है वो प्रैक्टिकल है या संविधान में जो चीज़ें हैं उसी का वो व्यवहारिक पहलू है, सिर्फ ऐसा नहीं है। पॉलिटी इटसेल्फ हैज इट्स ओन कॉन्सेप्शन और आइडियाज़ जो हमें सीखने हैं, उसको भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे, डिटेल से अगर जाएंगे तो ही होगा। और देखिए इसका लाभ ये है कि आपको निबंध में भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तीसरा शब्द एक जो है वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस शब्द जो है ना, ये 80 के दशक से आप ऐसा कह सकते हैं कि जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया जाने लगा, तब से इस शब्द का पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गया। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्गरेट थैचर जब वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनी 1979 से लेकर के आगे तक, तब ये चीज़ें प्रारंभ हुई और सरकार के स्थान पर शासन व्यवस्था या गवर्नेंस शब्द कहा जाने लगा। जैसे एक टर्म हम बोलते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कोई खराब शब्द नहीं है कि गवर्नेंस बोलने की जरूरत पड़े या इसके आगे गुड लगाने का जरूरत पड़े, गुड गवर्नेंस, है ना, ये बात जरूरी है। जब भी आप सरकार बोलते हैं तो पुराना दिन याद आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स लॉ, रूसो का ज़माना याद आता है, जिसमें स्टेट के ऑपरेशनल बॉडी के रूप में, राज्य के क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में सरकार को माना जाता था। तो ऐसा जब सरकार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संप्रभु ताकत है जो दूर बैठी हुई है और जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए भूमिका संपादन कर रही है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा होता था। तो इसमें एक तरीके से जनता से गवर्नमेंटल एजेंसी या पब्लिक सेक्टर की दूरी नज़र आती थी। मार्गरेट थैचर ने इसको दूर किया और इसमें क्या किया, प्राइवेट सेक्टर का सहारा लिया, क्योंकि बाजार में कुछ गुण होता है। ठीक है, बाजार में गुण क्या है, वो अपने ग्राहक के लिए बड़ा सिंसियर होता है, अच्छे से अच्छे तकनीकों का इस्तेमाल करता है, बेहतर कर्मचारियों का जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, संसाधनों का प्रबंधन बहुत अच्छा करता है, इफ़िशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, ये उसके वॉचवर्ड होते हैं, है ना। कार्यकुशलता, कम से कम एफर्ट्स पर बेहतर से बेहतर आउटपुट लेने के लिए मार्केट जाना जाता है। ये सरकार में हो जाए तो सरकार के निष्पादन बहुत अच्छे हो जाएंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। गवर्नेंस इसी बात को करने के लिए लाया गया और गवर्नेंस शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया। परिभाषा क्या है गवर्नेंस की, क्या बोलते हैं, है ना। परिभाषा में हम लोग ये कहेंगे कि जब सरकार नागरिकों से नज़दीकी बनाए, नज़दीकी स्थापित करे और बाजार, सिविल समाज की सहायता से, मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी लाइक एनजीओज, पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से कि वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, जब उनकी सहायता से संसाधनों का प्रबंधन बेहतर तरीके से करे, ठीक है, तो उसे गवर्नेंस कहते हैं। इससे क्या होगा, नागरिकों को बेहतर से बेहतर वस्तु और सेवा की आपूर्ति की जा सकती है। ये जो गवर्नेंस है, इसमें हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सरकार का जो मूल कार्य है वो समाप्त ना हो, मूलभूत जो लक्ष्य है वो समाप्त ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य जो गवर्नमेंट करने लगी है किसी वजह से या हमारी पुरानी विचारधाराओं की त्रुटियों की वजह से, चाहे वो समाजवादी सोच हो हमारी या मार्क्सिस्ट सोच हो, उसके आधार पर उसको कम किया जाए। तो इसमें हम लोग क्या है, डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं और सरकार में सुधार की बात करते हैं। तो जब भी गवर्नेंस शब्द आए ना, तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक क्या आना चाहिए, रिफॉर्म, 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 कुछ अच्छा, बेहतर, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको तीनों में अंतर करके अभी बताऊंगा कि क्या किस तरह से है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आए तो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक से क्या आना चाहिए, सैद्धांतिक विचारधारा, है ना, एक आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज जिसको जानबूझकर लोगों ने अपनाया है, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें होंगी, सैद्धांतिक बातें होंगी। पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें क्या होगी, आज की जो परिस्थिति है, समसामयिक जो परिस्थिति है, जो हमारी राज व्यवस्था है और हमने जो भी प्रणाली अपनाया है, एक्चुअल में संविधान को चलाने के लिए कोई स्कीम्स हमें लेने पड़ते हैं। स्कीम या तो हम फेडरेशन पे जाएंगे, फेडरल सिस्टम होगा या यूनिटरी सिस्टम होगा।
फेडरल सिस्टम 3 तरह का होता है, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। जैसे हमने अपनाया, भारत कैनेडियन यूनियन के जैसा है। इंडिया इज ए यूनियन टाइप ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो एक तो हमें या तो यूनिटरी या फेडरल इनमें से चूज करना होगा, फिर या हम अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ जाएंगे या संसदीय प्रणाली की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ा मिक्सर टाइप का है, आपको पढ़ते समय इसके इश्यूज आपको पता चलेंगे और वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब राज व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें कुछ आज की जो लोक क्षेत्रक है या जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं वास्तविकता में, उनकी बातें हम करेंगे, उनके मुद्दों को पढ़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ संविधान का व्यवहारिक पक्ष नहीं है, इसके अपने सैद्धांतिक आधार हैं। राज व्यवस्था कैसे संचालित करनी चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे बहुत पूछा जाता है, जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी अगर प्रश्न आया है या भविष्य में आएगा तो आपको क्या लगता है कि आप रट जाओगे कि कैसे आया? जैसे 27 सितंबर 1993 को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया, उसके बाद दिसंबर में कानून पारित हुआ, है ना। 18 दिसंबर 1993 को कानून पारित हुआ ह्यूमन राइट्स का, और 8 जनवरी 1994 से इसे लागू कर दिया गया। तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को रट जाएं, कैसे चेयरमैन को लेते हैं, मेंबर्स कैसे आते हैं, इसकी भूमिका क्या है, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? आज तक ना कभी आया है ना कभी आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल आप क्वेश्चन नहीं देखे हो। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, इतने बड़े बड़े प्रश्न 150 शब्द में लिखना है, 80 शब्द का प्रश्न ही होगा। NHRC पे सवाल भी आया तो NHRC के गवर्नेंस पे सवाल आया, ध्यान दीजिएगा। ये तो ये कोई सोचे कि मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लूं और हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। क्या आया था सवाल, जैसे NHRC पर यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि NHRC तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक लोक हित में काम करने वाली एजेंसियां से इसको प्लक ना किया जाए, उससे इसको जोड़ा ना जाए। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे NHRC के, तो आप देखेंगे कि इसमें जो 8 मेंबरान होते हैं उनमें से 2 जो है वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होते हैं। 4 व्यक्ति हम ऐसे लेते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन, है ना, माइनॉरिटी, SC ST, इनके चेयरपर्सन को एक्स ऑफिशियो मेंबर बना देते हैं। ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बिजी लोग हैं, तो यहाँ पे क्या अच्छा काम करेंगे। 2 जजेज हैं, उनको सिर्फ न्यायपालिका के बारे में पता है। उसके बाद ऐसे 2 लोग जो ह्यूमन राइट्स के बारे में स्पेशल एक्सपीरियंस और नॉलेज रखते हों, ज़्यादातर उसमें IPS अफसर को लेते हैं, और वो भी मैं बता देता हूँ, CBI से जो डायरेक्टर होते हैं रिटायर, उनको हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके तो हम मेंबर रखते हैं। उसमें कोई भी IAS अफसर नहीं है जो लोक नीति चला रहा है, उसमें कोई क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, नीति आयोग से कोई उसका संबंध नहीं है। तो जो हम कल्याण की नीतियां हम बना रहे हैं वो हर अगले पीढ़ी तक जाए और उसका सामाजिक आर्थिक जो है उद्धार हो, ये तो नहीं कर पा रहा है ना। वो तो सिर्फ ओवरऑल देखता है कि हाँ पुलिस वाले कहाँ गड़बड़ किए, अच्छा चलो जी उसको कर लेते हैं। वो भी उनके अपने सचिवालय व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छा डाटा बैंक नहीं है। तो NHRC का रिपोर्ट जो है बहुत ही लेट से आता है। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे रिसर्च करके तो 3 से 4 साल देरी से आता है। जब देरी से रिपोर्ट आता है तो सांसदों को भी देरी से पता चलता है। तो NHRC के रहते हुए भी कुछ कार्य नहीं हो पाता है। राज्यों की अगर बात करें तो राज्य के जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है गरीबी की मार झेल रहे हैं। उनके पास सचिवालय व्यवस्था नहीं है। आप कोई भी बिल्डिंग ऐसा नहीं देख पाओगे स्टेट के हेडक्वार्टर में जहां लिखा हो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और आपकी आंखें थक जाएं, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए सरकारों ने रखा है। पर्याप्त डाटा बैंक नहीं है, सचिवालय व्यवस्था नहीं है, व्हीकल नहीं है। हालांकि NHRC ने 2 करोड़ रुपए देना शुरू किया है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, लेकिन वो काम नहीं कर पाती। तो हमें ऐसे मुद्दों को पढ़ना है, हमें उसकी संविधिक स्थिति या स्टैट्यूटरी या एक्ट के प्रावधान अगर हम रट जाते हैं हमारा बात बनने वाला नहीं है। हाँ, आपका थोड़ा सा तथ्य बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा उससे, लेकिन एग्जाम के लायक आप नहीं बन पाओगे। यही कारण है, ध्यान से सुनना, यही कारण है कि टीना डाबी रैंक 1 है ना, जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, वो भी पेपर 2 में 3 डिजिट में मार्क्स लेकर के नहीं आ पाती। और ये फैक्ट है, आप खुद देखिए
ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा सोचते हो, देखो अगर ट्रेडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको क्या लगता है कि आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे? उद्देशिका से आप कुछ सवाल बना सकते हो, रिपब्लिक क्या है, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में कुछ कह लोगे, कुछ बातें हो जाएंगी, आपसे कुछ बनने वाला नहीं है। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से हमें देखना पड़ेगा, इशूज़ को पकड़ना पड़ेगा। मेंस के एग्ज़ाम में मैं ही काम आऊँगा, बस आप ध्यान रखो ये बात, है ना। बाकी जो वो सब गाइड वाइड आप पढ़ते हो वो सभी क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। इस तीनों में डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं सिलेबस पर आऊँगा और बात करूँगा। जैसे 3 शब्द है ना, एक है संविधान, तीनों के लिंकेजेज हम कैसे करें, दूसरा है पॉलिटी या राज व्यवस्था, और तीसरा है यहां पर गवर्नेंस। ठीक है, ये 3 शब्द सिलेबस में प्रयोग किए गए हैं। एक कोई इश्यूज ले लेते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, आरटीआई। आप जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही चीज मैं ले रहा हूं जो आपको समझ में आए आसानी से। संविधान में क्या इसके लिए प्रावधान है? तो संविधान में प्रावधान डायरेक्टली तो नहीं है। जब संविधान बनाया जा रहा था, यानी 6ठी नेशनल असेंबली, जिसे संविधान बनाने और संवैधिक कार्य करने का अधिकार दिया गया था, उसमें एक व्यक्ति थे जो विपक्ष से आते थे, मतलब गैर कांग्रेसी लोगों में, जैसे किसान प्रजा पार्टी और टी प्रकाशम और ऐसे कुछ लोग थे। उसमें एक व्यक्ति थे प्रोफेसर केटी शाह। केटी शाह, ये जो प्रोफेसर साहब थे ये गैर कांग्रेसी थे, और उस जमाने में जो लोग भी गैर कांग्रेसी होते थे उनको बड़ा महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि आरटीआई, सूचना का अधिकार, जानने के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार में डाल देना चाहिए। ये एक तथ्य है, कभी पीटी में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मूल अधिकार में सूचना का अधिकार डालना चाहिए। नहीं हुआ, क्योंकि हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली बात थी। जो कांग्रेसी नहीं है उनको महत्व तो नहीं दिया जाता था, कहीं कहीं कॉर्नर पे बैठे हुए थे, तो ये रह गए। लेकिन इन्होंने बात उठाया था। फिर भी हमारे संविधान में कोर्ट ने, न्यायालय ने ये बात कहा कि भाई इसमें छुपा हुआ है। जैसे आर्टिकल 19 जो है, जो आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 है ना, इसमें क्या है? बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन। बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो आप किससे बोलोगे? दीवार से नहीं बोल सकते आप। तो बोलने की आज़ादी है तो सुनने की भी आज़ादी होनी चाहिए, और जब सुनने की आज़ादी होगी तो कुछ पूछने की भी, आलोचना करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 19 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मैग्नीफाई करके ये बताया कि ये बात छुपा हुआ है। धीरे धीरे ये आया कि ये जो जीवन का जो अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता, लिबर्टी का राइट, आर्टिकल 21, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता, इससे भी ये ओवरलैप करता है। ठीक है, अच्छे जीवन जीने के लिए हमें ये अपेक्षा है कि हम जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ से हम कुछ सवाल पूछें, आलोचना करें, और तभी जाकर के पॉसिबली हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सूचना के अधिकार की जो संकल्पना है ये संविधान में नहीं थी, संविधान में अंतर्निहित थी। सुप्रीम कोर्ट को संविधान को परिभाषित करने, मैग्नीफाई करने, विस्तारित करने का आज़ादी है, उनको ये भूमिका दिया गया है, तो उन्होंने किया और बताया। ये हो गया संविधान की बात। अब जब राज व्यवस्था हमें चलाना है, पॉलिटिकल सिस्टम हमें चलाना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ढेर सारे मंत्रालय वगैरह हमें मिलते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये सभी मंत्रीगण क्या करते हैं? जो शपथ लेते हैं, वो किस बात का शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, ये स्वतः संज्ञान से, ये जो भी है अपना गट्स दिखाते हुए शपथ लेते हैं कि मैं गोपनीयता रखूँगा लोकहित में, और मैं
अच्छे से अच्छे तरीके से भूमिका संपादन करूंगा। पद का, गोपनीयता का भी शपथ लेते हैं। बात हो रही है पारदर्शिता का, मंत्री क्या कर रहा है? गोपनीयता का शपथ ले रहा है। इसीलिए ये कहा है सेकंड एआरसी ने कि जो भी मंत्री परिषद के लोग हैं उन्हें पारदर्शिता का शपथ लेना चाहिए। एक्चुअल में उसका लाइन ऐसा होना चाहिए, उनका रिपोर्ट है सेकंड एआरसी का, वीरप्पा मोइली कमेटी ने कहा है, 2005 की कमेटी है, 15 रिपोर्ट उन्होंने दिया है, उसमें से चौथे रिपोर्ट में ये कहा है कि एथिकल बनाने के लिए ये जरूरी है कि एक मंत्री जो है ना पद और पारदर्शिता का शपथ ले। तो ये क्या है, धीरे धीरे व्यवहार में जब हम संविधान को लागू करने चलते हैं तो जो बातें उठ करके आती हैं राज व्यवस्था उसको फेस करती है। तो क्या है कि अब माना जाने लगा कि सूचना के अधिकार के लिए कानून होना चाहिए। ठीक है, आरटीआई के बारे में ऐसा नहीं था कि संविधान बनाने वाले जो थे वो नहीं जानते थे। स्वीडन में सबसे पहले सूचना का अधिकार 1766 में मिला। ठीक है, एक्चुअल में एक पार्टी थी लंबे समय से जिसको हैट्स पार्टी कहते हैं, वो 1765 से 40 साल पीछे लगातार चले आए शासन में थी। अब जो विपक्ष में बैठती थी वो कैप्स थी। कैप्स और हैट्स, इनके बीच में काफ़ी कंपटीशन था। तो कैप्स को लगा कि भाई इनको क्या ऐसा करें, कैसे इनको कुछ प्रभावित करें और बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक्चुअल में ना सोशल ऑडिटिंग वो कर रहे थे हैट्स पार्टी वाले। तो कैप्स ने कहा कि भाई साल भर के फाइनेंशियल ईयर के बीच में क्यों नहीं बताते हो, एक साल खत्म हो जाता है तब क्यों बताते हो कि क्या पैसा खर्च किया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो पोस्टमार्टम हो गया, अच्छी बात तो है नहीं। तो इन्होंने कहा, इनको लगा हैट्स पार्टी को कि इनको इन पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए ये परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यही बात जाकर के जनता को बताया और 1765 के चुनाव में हरा दिया हैट्स को। कैप्स आ गए पावर में और एक साल के अंदर अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पारित करके कर दिया। जो चीज़ स्वीडन में 1766 में हुआ, 200 साल लग गए अमेरिका में। 1966 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सूचना का अधिकार पारित हुआ। ठीक है, स्टैच्यूट एक आया। ठीक है, कनाडा में 1982 में, फ्रांस में 1978 में, यूके 2000 में कानून बनाता है, 2005 में हमारे साथ लागू करता है, हम लोग 2005 में हैं। तो राज व्यवस्था चलाते चलाते व्यवहार में ये बात समझ में आया कि पारदर्शिता के लिए कार्य करना जरूरी है, इसीलिए हमने कानून बनाया और आरटीआई एक्ट हमने पारित किया 2005 में। ठीक है, अब आरटीआई एक्ट के प्रावधान भी पढ़ने, देखो भाई आर्टिकल 19, 21 के मुद्दे तो देखने ही हैं। ठीक है, ये भी पढ़ने हैं, इसके प्रावधान भी। अब प्रारंभिक परीक्षा में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है सूचना का अधिकार, क्वेश्चन आया हुआ है, आप उठा करके देख लीजिए। गवर्नेंस से, चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में आता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न जो है उससे पूछा जाता है। इवन जो मैं कह रहा था कि राज व्यवस्था की अपनी संकल्पना होती है, इससे भी सवाल आता है। ठीक है, जैसे अगर आप इस बार का पीटी का सवाल उठाएंगे तो उसमें से पूछा गया होगा कि गांधीवाद है ना, गांधीवाद में, गांधी जी में और कार्ल मार्क्स में, कार्ल मार्क्स के विचारों में समानता कहाँ से दिखती है। तो इसके अपने सैद्धांतिक पहलू भी हैं और कई संविधान के पहलुओं का ये व्यवहारिक पहलू भी होता है। तो हमें सूचना के अधिकार के जो प्रावधान हैं वो पढ़ने हैं, मुद्दे पढ़ने हैं बहुत सारे। लेकिन इस मुद्दों को पढ़ते समय हमें गवर्नेंस याद करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप नहीं भी पढ़े हो तो अभी समझ पाओगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए कि सूचना का अधिकार जो है दे दिया गया, यानी कि 30 दिन में आप कुछ चीज़ पूछ सकते हो। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है 10 दिन ज़्यादा 40 दिन, जीवन मरण का प्रश्न है 48 घंटे में, टाइम बाउंड कर दिया। लेकिन आप सोचो कि दिल्ली में कोई सवाल पूछा गया और वो डाटा जो है या तथ्य आंकड़े लखनऊ में है। चलो तो क्या फीस लगता है भाई, बीपीएल से कुछ नहीं लेते हैं, 10 रुपए का फीस लेते हैं। 10 रुपए किसी ने दिया और कुछ सवाल पूछा जो तथ्य आंकड़े लखनऊ में है, फ्लाइट से नहीं भेजते हैं, शताब्दी से नहीं भेजते हैं, चलो गोमती एक्सप्रेस से भेज देते हैं, तो कितना पैसा लगता होगा? लखनऊ का क्या किराया होगा दिल्ली से? 100-150 तो होगा ही होगा। बस से भेजते हैं 150-200 जाने आने का, 300-400 हो गया। कुछ फोटो स्टेट कराएगा, खाना खाएगा, जो मैसेंजर जाएगा करने के लिए, तो कुल मिलाकर के 1000 रुपये के आसपास खर्च हो गया। दिया कितना है? 10 रुपये। तो अगर हम सूचना देने में ही अगर पैसा उड़ाते रहे तो एक दिन तो हम गए, एक दिन तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसका संचालन गवर्नेंस करेगा कि आरटीआई को कैसे डील करें, ये हमें यहाँ पढ़ना है गवर्नेंस में।
अमेरिका में बहुत परेशानी है, अमेरिका में $100 लेते फिर भी दुखी है, जहाँ पे ई गवर्नेंस बहुत अच्छा है। तो हमें क्या पढ़ना होगा यहाँ पे एक चैप्टर आएगा ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस तो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ई गवर्नेंस क्या होता है, शासन व्यवस्था में आईसीटी का प्रयोग, यूज ऑफ आईसीटी इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, सूचना तकनीक का प्रयोग करके शासन व्यवस्था का संचालन करना। ठीक है, अब जैसे हमने जो एग्जाम्पल उठाया कि जो सवाल आपने पूछा वो अगर लखनऊ में है तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये महंगा पड़ेगा, चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें? अगर हम डिजिटलाइज कर दें, 100% डिजिटलाइजेशन अगर हम करें तो हम क्या है, हाथों हाथ पेन ड्राइव से सस्ते में या कुछ हम मेल पे डाल सकते हैं, ऑनलाइन का सहारा लेकर के सूचनाएं जल्दी दे सकते हैं। तो अगर भारत में पारदर्शिता की संस्कृति बनानी है, नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की क्या आपूर्ति हो रही है इसकी जानकारी करनी है, तो संविधान तो एक पक्ष है, ठीक है, उसके बाद राज्य व्यवस्था एक दूसरा पक्ष है। राज्य व्यवस्था के तहत हमने ये कानून बनाया, इसमें हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट भी हैं, है ना। 2003 में एक वर्डिक्ट भी है, पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भी पॉलिटिकल मास्टर हैं, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसने भी माहौल बनाया इसके पक्ष में, फिर कानून बना, लेकिन इससे पारदर्शिता नहीं आ जाएगी। पारदर्शिता तभी आएगी जब सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग ऐसे मंत्रालयों में बेहतर तरीके से किया जाएगा। गवर्नेंस के अपने मुद्दे हो गए, तो क्या लगता है यूपीएससी क्या आपसे पूछेगी? पीटी में ये आ जाएगा कि आरटीआई कहाँ पर लाई करता है, आर्टिकल 19-21 किसने कहा था, ये पीटी पास कर जाओगे। लेकिन मेंस के लिए तो ये जानना जरूरी है, यहाँ से यहाँ बढ़ना जरूरी है। तो वही ना, 1 एक्स्ट्रा माइल, जब तक गवर्नेंस में नहीं जाएंगे हमारा काम नहीं हो सकता है। मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, अभी आपको मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूँगा ताकि आप इन तीनों के अंतर को समझ पाओ, देख पाओ, जान पाओ, और तभी जा कर के मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनाने लायक आप हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब गवर्नेंस के मुद्दों की बात होगी तो कुछ और भी हो जाएगा। जैसे अगर आप सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं तो आपको सूचना मिल जाती है। मान लीजिए आपने मांगा कि इतना अनाज मिलना था, मुझे किसी कार्यक्रम से नहीं मिला, कब मिलेगा? तो एजेंसी ने कहा कि नहीं मिल पाएगा या 6 महीने के बाद मिलेगा। सूचना लेकर के क्या करोगे? तो आज एक बात शुरू हो गई है सर्विस गारंटी एक्ट की, सर्विस गारंटी एक्ट। ठीक है, एक नियत समय में सर्विसेज चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। सूचना छोड़ो, सूचना थोड़ी खाएंगे, हमें भोजन चाहिए, अनाज चाहिए। हमें कोई अप्लाई किया, मान लीजिए हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, हमने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, एक नियत समय में वो मिल जाए, ये जरूरी है। राज्यों ने शुरू किया, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 2011 में सर्विस गारंटी एक्ट पारित किया। किसी भी राज्य ने उसका नकल किया है, 23-24 राज्यों तक गया है। यूपी में भी 2011 में, राजस्थान में भी 2011, मध्य प्रदेश पहला है। तो सर्विस गारंटी हर मंत्रालयों से, राज्यों के जो विभाग हैं वहाँ से गारंटी दी जाती है कि भाई हम 24 घंटे से लेकर 30 दिनों के अंदर ये आपको सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न क्या आएगा, भविष्य का प्रश्न क्या होगा, समझो कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि सूचना के अधिकार के दिन लद गए और इसके स्थान पर सर्विस गारंटी एक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आप कहाँ तक सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों? आपको खोल करके देंगे। विचारधारा, यही सवाल पूछते हैं मुख्य परीक्षा में, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैच्योरिटी है या नहीं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ आरटीआई पढ़ते हो, इसके प्रावधान रट लोगे, फेल कर जाओगे, मेंस में कुछ भी नहीं होगा। आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, गवर्नेंस तक जाना होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको कोई बात और भी समझ में आए। फिर वही 3 चीज लेंगे, संविधान भी है, ठीक है, और क्या है, राज्य व्यवस्था है, और तीसरा है गवर्नेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यही 3 शब्द के प्रयोग हैं। अब मूल अधिकार पे आ जाते हैं। ठीक है,
मूल अधिकार का एक इशूज उठा लेते हैं, आरक्षण। मान लीजिए आरक्षण क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप इसके प्रावधान पढ़ते हो यहाँ पर, ठीक है। आप पढ़ लोगे प्रावधान, जैसे आर्टिकल 15 और 16। राज्य व्यवस्था में पहुँचेंगे तो इसमें कुछ अमेंडमेंट पढ़ लेंगे, संविधान में संशोधन कुछ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, कुछ संशोधन पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का कुछ वर्डिक्ट है, खास करके इंदिरा साहनी ब्ला ब्ला। उसके बाद क्या है, नागराजन वाद, ये 1993 का है, 1993 का, और ये 2006 का है। अब कोई भी पॉलिटी की किताब कॉन्स्टिट्यूशन की उठाओगे तो रहता है, ये दोनों तो रहता ही है ना। अब ये नहीं है, अब इसमें समसामयिक मुद्दे, कुछ इश्यूज भी आ गए। क्या गया भाई, आरक्षण की बात हुई तो आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो पहले तो यही विवाद का है कि होगा कि नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में ये बताया है कि जाति आधारित आरक्षण जो है वो सही है, हालांकि आरक्षण कार्यपालिका दे सकती है, 16(4) के तहत ये बताया है। पहल हम कर सकते हैं अन्य आधारों पर भी, 50% हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तमाम बातें हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर दिया गया या चल रहा है, कोर्ट में केस भी है कि ये कितना वैलिड है, नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि प्रश्न क्या आएगा कि आरक्षण के प्रावधान क्या है संविधान में, बताएं और शादी विवाह करें या अपना घर बसाएं, 20 नंबर पाएं, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा पूछेंगे ना, डेजा वू हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। आपसे ये पूछेंगे कि हाल फिलहाल में जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि जब तक ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से नहीं किया जाएगा या आधार स्कीम को जब तक 100% लागू नहीं किया जाएगा, तब तक यह संचालित करना संभव नहीं है? यानी सवाल हमेशा मेंस का गवर्नेंस से होगा, कंटेंट तो ये होगा, इसके बिना तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। इसको भी ई गवर्नेंस से जोड़ देंगे। आर्थिक आरक्षण बताता हूं अभी कैसे। अब देखो भाई, आप लोग देखोगे कि जो 8 लाख से ज़्यादा अगर होता है, 8 लाख के रेंज में है, जो सरकारी नौकर नहीं है, जिसके माता पिता वो 8 लाख से कम में ही अप्लाई कर देंगे इनकम टैक्स, इसमें एलिजिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन चूंकि हम लोग क्या है, इनकम टैक्स जो भरते हैं वो सेल्फ एनालाइज करके ही भरते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन के आधार पर ही हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार जो है, कैसे चलाओगे इसको, क्रियान्वित कैसे करोगे? एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मानक बताए गए कि गांव में इतना लैंड हो, शहर में इतना लैंड हो तो इसके रेंज में आएगा, तो हमेशा कम करके दिखा दिया जाएगा। आप कैसे करोगे, कैसे पकड़ोगे कि हमारा आर्थिक जीवन क्या है? अगर आप सोचिए 100% ई गवर्नेंस लागू हो जाए, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट पर हो जाए या आधार स्कीम पर हो जाए, तो हम देख सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं। जैसे सोना भी खरीदने जाओगे तो आधार कार्ड मांगेगा, तो पता चल जाएगा ना कि ये व्यक्ति जो कि 10-20 लाख का सोना खरीद चुका है लेकिन इतना कम इनकम टैक्स भर रहा है, अर्थात ये इसकी जो है आमदनी अधिक है, इसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए हम आर्थिक आधार पर आरक्षण करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तो पैसे बहुत खर्च होंगे, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रास्ता नहीं है कोई। अगर हम 100% डिजिटलाइज कर दें, नेशनल आइडेंटिटी लोगों का कर लें, आधार स्कीम्स को हम कर लें, हालांकि वो कंपलसरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बता रखा है ना, क्योंकि उसमें निजता का, प्राइवेसी का काफ़ी कुछ उल्लंघन है, अपने निजी अंगों के बारे में हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होता है, कुछ बैंक खाते की डिटेल्स होती हैं, लेकिन बाउंडेड नहीं है। लेकिन गवर्नेंस करने के लिए ज़रूरी है, पूरी दुनिया में हर जगह है ना, नेशनल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। अगर आप रोमानिया की बात करेंगे तो रोमानिया में 10 दिन छुट्टी ले लोगे तो घर में पुलिस आ जाएगी कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी है, हर व्यक्ति के बारे में सरकार को पता है कि अभी वो घर पे बैठा हुआ है। तो चूँकि रोजगार सबको है,
तो घर पे बैठा है तो कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई एंटी स्टेट एक्टर के साथ तो जाके नहीं मिल गया है, तो वो देखने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ क्राइम कम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब रोमानिया, बुल्गारिया जैसे ब्लैक सी वाले कंट्रीज़ में हैं, ब्लैक सी के बगल में ये कंट्रीज उनके यहाँ है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? तो जब आर्थिक आधार पर आरक्षण को प्लग कर देंगे इससे ना, तब आंसर आपसे पूछेंगे तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी, अदरवाइज वो अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगी, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को क्रॉस करके एक और है, डर के आगे जीत है, वो गवर्नेंस है, वो वहाँ पहुँचना है। मैं एक एग्जाम्पल और, जब आपका दिमाग बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि इस तीनों में डिफरेंस क्या है। संविधान को लेते हैं, है ना, और फिर राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, इसको लेते हैं। अब संविधान के जब प्रावधान हम पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल हमें मिला, आर्टिकल 74। एक और आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 78। ये हमें मिलेगा संघ की कार्यपालिका पढ़ते समय कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिनके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, उनके सलाह सहायता पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। यानी संविधान के नज़र से देखें तो पीएम जो हैं ये बड़े पावरफुल लगते हैं, और राष्ट्रपति जिनके नाम पर सब कुछ हो रहा है, कार्यपालिका के प्रमुख हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले आते हैं, वास्तविक सत्ता उनके पास नज़र नहीं आती अगर हम सिर्फ संविधान को देखें तो। एक आर्टिकल और है 78, इसको देख लें। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में दिया गया है कि भाई वो जो भी फैसले करते हैं राष्ट्रपति को बताएंगे, ठीक है। कानून बनाने के लिए पहल करते हैं, उसकी भी सूचना देंगे। अगर कोई उनका मंत्रिपरिषद में से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई डिसीजन लिया है तो राष्ट्रपति की राय में उसे पूरे मंत्रिपरिषद में रखना चाहिए, तो वो रखवाने का काम करेंगे। यानी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 70 में दिया हुआ है। तो क्या लगता है, एक प्रिंसिपल है, हमने कहा था ना राज व्यवस्था में कुछ अपने सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत क्या है? A is equal to R. Authority and responsibility should be co-equal. Authority and responsibility should be commensurate and co-equal. ये एक साथ और एक समान होनी चाहिए। सत्ता और कर्तव्य, उत्तरदायित्व एक साथ चलेगी। तो जो व्यक्ति कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उसको सत्ता नहीं दीजिएगा तो कैसे काम होगा? अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर भी चले तो हमें क्या नजर आता है? प्राइम मिनिस्टर बहुत सशक्त नजर आते हैं। तो संविधान से बढ़ के थोड़ा सा इधर गए, माइग्रेट हुए, तो लगा कि भाई प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अब देखिएगा, संचालन की अगर बात करेंगे ना, जब हम गवर्नेंस पर जाएंगे और जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पढ़ने लगेंगे तो लगेगा कि प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल नहीं होते हैं भाई, बड़ा दिक्कत होता है। जैसे कई बार ले लेते हैं, जैसे गठबंधन का भी दिन आता है, ठीक है, गठबंधन का भी दिन आएगा। गठबंधन में प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंशियल हो जाता है ना। जैसे आप देखें तो 1977 से लेकर के 79 का जो समय है गठबंधन का था, और राजीव गांधी के बाद 1989 से लेकर टिल टुडे आज तक गठबंधन का ही दिन है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। 2014 के बाद जब से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अभी वो आए बहुमत लेकर के, हालांकि है गठबंधन का ही, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये है, अपवाद ये है कि जो बड़ा घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको बहुमत मिला हुआ है। तो 2014 तक मान लीजिए, तो जब भी ये गठबंधन का फेज होगा ना तो प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंशियल होगा। ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप गवर्नेंस देख रहे होंगे तब, जब आप राष्ट्रपति सचिवालय को पढ़ रहे होंगे तब, राष्ट्रपति सचिवालय या मंत्रालय को पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा। जब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे KR नारायणन, और टाइम है 1997। गठबंधन के दिनों में IK गुजराल है ना, वो प्रधानमंत्री थे, बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने का सुझाव दिया। और ये एक जमाने में ऐसा था कि अगर इच्छा भी व्यक्त हो गया ना, नहाते समय भी प्राइम मिनिस्टर को लग जाए कि चलो जी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो हो जाता था।
फैक्स वैक्स आ गया, बाद में काम होगा, ठीक है। तो आरके जो के नारायणन थे, उन्होंने कहा कि साहब नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर दिया। अब अगर संविधान को ही हम सिर्फ पढ़ते हैं तो यहाँ तक तो जा ही नहीं पाएंगे। राष्ट्रपति भी सशक्त होता है, ये तो बात हम जान ही नहीं पाएंगे। क्यों हुआ ये बात समझिए। अगर आर्टिकल 74 को देखेंगे, है ना, तो ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उनके मुखिया प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, 44वां संशोधन से आया था, और फिर आएगा तो वैसे ही करेंगे। और स्वीकार करने का कोई भी प्रावधान संविधान में है ही नहीं। लेकिन एक राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं 1997 में, नहीं होगा जी, मैंने शपथ लिया है आर्टिकल 60 से, है ना। शपथ क्या है? टू प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, कंजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की रक्षा, परिरक्षा, संरक्षण करने का शपथ लिया है आर्टिकल 60 के तहत। राज्यपाल भी ऐसे शपथ आर्टिकल 159 के तहत लेता है। और भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राष्ट्रपति की भी कुछ भूमिका होती है, उन्होंने निभाया, ठीक है। 1 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बिहार में करने आए राष्ट्रपति शासन, उनके लिए लौटाया नहीं, उनको रिजेक्ट नहीं किया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी से कम बहुमत आई.के. गुजराल का था। ये नंबर गेम है। अगर मान लीजिए इसको संविधान का उल्लंघन माना जाए, जो कि उस समय बहुत चर्चा चली, विदेश यात्रा छोड़ करके आई.के. गुजराल दिल्ली आए, 24 घंटे की मीटिंग हुई और हुआ कि ये संविधान का उल्लंघन है, अब क्या होगा? तो हुआ कि हाँ है तो है, क्या कर लोगे? राष्ट्रपति को इसके लिए इम्पीच किया जा सकता है 61 आर्टिकल के तहत। करके देखो, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, क्या इतना आई.के. गुजराल के पास था क्या? 2/3 पूरे सदन का। तो राष्ट्रपति पहले ही से हिसाब लगाकर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों मुख्य परीक्षा में? जब लोकसभा में प्रधानमंत्री की दलीय स्थिति कमजोर होती है तो राष्ट्रपति संघीय शासन में असर्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। विवेचना करें, सोदाहरण वर्णन करें, ऐसा सवाल आएगा। समझ में गए? संविधान पढ़ने से क्या होगा, है ना, आपको वास्तविक फील्ड में आना पड़ेगा, पूरी बात जाननी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फंक्शंस, राष्ट्रपति सचिवालय के फंक्शंस, आपको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस, इन सब के बीच के इंटर रिलेशनशिप और इनके बीच के इंटरलिंकेजेस आपको जानने पड़ेंगे, तब जाकर के ये बात बनेगी। बात समझ में आया? तो जैसे ही आप यहाँ पे हो तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली हैं, लेकिन जब आप गवर्नेंस में आए तो आपको लगेगा कि सब कुछ सिचुएशनल है भाई। किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति सक्रिय हो जाएंगे और किसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री। क्या क्या फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हु विल इन्फ्लुएंस, हु विल लीड द कंट्री? संघीय शासन व्यवस्था में कौन ज्यादा वास्तविक अर्थों में सत्ता का अभ्यास करेगा? हु विल एक्सरसाइज द अथॉरिटी? हु विल द चेयरपर्सन, डी फैक्टो चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नेंस? ये तय करता है गवर्नेंस। क्या क्या तय करता है वो फैक्टर समझना होगा। जनता पर प्रभाव कैसा है दोनों का, ठीक है। लोकसभा में दलीय स्थिति कैसी है, बहुमत है कि गठबंधन है, ठीक है। ऐसी तमाम बातें हमें जाननी पड़ेंगी। ये संस्थाओं के कामकाज जानने पड़ेंगे, तब जाकर के हम कंक्लूड कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो बस आप बच्चों ब्रीफ में यही जानो कि हम लोगों के कोर्स का जो टारगेट होगा कंप्लीटनेस, मैं बोल रहा हूँ ना, जो पहले पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चंस लिखवाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। पहले लिखवाऊंगा, एग्जाम में बाद में आएगा। यही हिस्ट्री है। अब हमारे विद्यार्थियों से पूछेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसका। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं ऑप्शनल के, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि अगर आप चेंजेस नहीं किए, अगर आप व्यवहारिक ज्ञान से उसको जोड़े नहीं, मैंने कई एग्जाम्पल लिए, तो आपके भी 2 डिजिट में मार्क्स होंगे। टीना डाबी के भी नहीं थे जो रैंक 1 थी। दैट कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब का एक मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा, है ना। अंतः अनुशासनात्मक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। तो इन सब में हम सब आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस पर कभी डिटेल से बात कर लेंगे। मैं आपको अभी एक बार ब्रीफ में एक बार बता देता हूं कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सब जो है ना, यहाँ से कुछ भी सवाल नहीं आता है मेंस में।
हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ब्ला ब्ला ये सब कुछ नहीं आता है। पीटीवीटी में आ जाए, ये नहीं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अभी तक को रट जाए संविधान के निर्माण तक तो उसको क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ नहीं होता है, नहीं आता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह जो है वो तो यूं भी पढ़ते हैं आप, है ना। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है जो रेड मार्क से आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें इशूज पढ़ दें, ठीक है, यूनियन स्टेट इशूज, ठीक है, चैलेंजेस। अब केंद्र राज्य के संबंध पढ़ोगे तो किताबों में 3 ही तरह के संबंध ही बनते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और आर्थिक संबंध। कब आया है क्वेश्चन बताओ जरा, कभी आया है ऐसा? ऐसा नहीं। क्या आएगा? मल्टी लेवल प्लानिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, ये आएगा। उसी में नीति आयोग एज ए इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा कि नीति आयोग के आने से क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मौका मिला तो क्या हम फेडरल सिस्टम की तरफ बढ़ गए, क्या हम संघात्मक हो गए या कहाँ तक हुए, मुद्दे पूछेंगे, है ना। ये हमें ध्यान में रखना होगा। लोकल बॉडीज के हैं स्तर पर वित्तीय समस्याएं, 3F फंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज की समस्या देखने को मिलती है। तो ये क्या है एक्चुअल में, वित्त की समस्या क्यों है, इसके भी गवर्नेंस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे राज्य वित्त आयोग, संविधान पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, आर्टिकल 243 I और Y में मिलेगा, लेकिन काम नहीं होगा, उसकी भूमिका जान ले नहीं होगा, वास्तविकता जाननी पड़ेगी। राज्य वित्त आयोग कहाँ होता है? तो राज्यों के फिनेंस डिपार्टमेंट में एक जगह दिया गया है उसको, उसके लिए अलग से सचिवालय नहीं है, डाटा बैंक नहीं है, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, कहाँ से कर पाएगा? वो जब लोकल बॉडीज के दौरे करता है तो जो डाटा दे देते हैं वही वो मान लेता है, उसी पे अपना रिपोर्ट रख देता है। और जब राज्य सरकार के पास रखता है तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड उसको काट देता है कि ये गलत है, तथ्य आंकड़े सही नहीं है, इसलिए राज्य वित्त आयोग डिसेबल्ड है। तो वो कुछ भी सहायता अनुदान के लिए कहता है वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे हमें तैयार करने, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं दोस्तों, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरेटिव स्कीम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, स्कीम पढ़ना है। इसमें ये नहीं है कि हम भारत का संविधान और अमेरिका के संविधान से तुलना करें, ये नहीं पढ़ना है, हमें स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, इनके कंपैरिजन हमें करने हैं। या जैसे ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स, संघ से राज्यों को जो अनुदान देते हैं इसकी तुलना, जैसे हम कैनेडियन टाइप के संघ हैं तो कनाडा की जो राज्य सरकारें हैं, प्रांत, वो कहते हैं कि साहब हमें पैसा चाहिए ही नहीं, और केंद्र कहता है कि हम पैसा देंगे। वहाँ पर केंद्र राज्य का ऐसा विवाद है। और भारत में क्या है? भारत में राज्य सरकारें और भी पैसा चाहती हैं और बेहतर तरीके से डिमांड करते हैं और झगड़ा होता रहता है। और केंद्र के विपक्षी दलों से शासित जो राज्य है वो तो ज़्यादा ही नाराज रहते हैं। तो ये भी है, स्कीम्स को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच के विवाद वाले पहलू हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से सवाल आएंगे। कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पे बहुत सवाल आते हैं, जो हमें जो इंस्टीट्यूशनल सवाल बहुत आते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी, IRDA, सेबी का झगड़ा, NHRC, CVC, लोकपाल, ये सभी क्या है? गवर्नेंस के ही कंटेंट है इनडायरेक्टली। तो आप देखोगे ना, मुख्य परीक्षा में 20 प्रश्नों में से 14 प्रश्न लगभग इसी एरिया से पूछे जाते हैं। वो अगर होगा भी ना, मान लो, अब देखो, अगर आप ओम्बड्समैन की ही बात करो तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी जड़ ढूंढेंगे तो संविधान में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। सूचना का अधिकार का जड़ दिखाया ना संविधान में, हर किसी का जो है स्रोत वही है, सैद्धांतिक आधार तो वहीं से मिलता है ना, मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि सवाल क्या आएगा, पढ़ना क्या है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका एक दूसरा भाग भी है जो अब जैसे है ना, ये सेलिएंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, ठीक है, 50 में बना था, उसको सुपरसीड करके इसमें डाल दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के भी मुद्दे तैयार करने होंगे। इसमें बहुत सारे करंट के भी इशूज शामिल हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्या हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो अपव्यय है उसको रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, जैसे जन चौकीदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या जन प्रहरी, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो बहुत सारे मामले यहाँ पर हैं जो हमें पढ़ना होगा। ये जो है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड क्वासी जुडिशल बॉडीज़, ये जो है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसमें देखो, कोई कैट नहीं पढ़ेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नहीं पढ़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे।
ऐसा कोई भी संस्थान जहां पर प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश के रूप में हो वो अर्धन्यायिक संगठन है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी से खूब सवाल पूछते हैं। तो जहां से सवाल आता है वो वही है ना। तो काडर सिस्टम पे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पे, इंस्टीट्यूशंस पे अधिक से अधिक सवाल पूछते हैं। ये जो एरिया है, ठीक है, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस एटसेट्रा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, है ना। इसमें इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इत्यादि में बहुत कुछ आ गया जो सिलेबस में नहीं लिखा है, जैसे सोशल ऑडिट, ठीक है, लोकपाल, सर्विस गारंटी एक्ट, ढेर सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो क्या लगता है सवाल आएगा कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका बताएं? नहीं, मुद्दे, इश्यूज पढ़ने होंगे। लोकतंत्र और नौकरशाही का विकास साथ साथ हुआ है और बिना अच्छे नौकरशाही के अच्छा लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। उसका एग्जाम्पल है अमेरिका। 200 सालों से भी ज़्यादा समय से लोकतंत्र चल रहा है और कहा जाता है कि अमेरिका में अगर पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो उसके संसद में मत देखिए, उसकी नौकरशाही में देखिए। गोरा काला, ऊंचा नीचा, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, है ना, माइग्रेंट्स, है ना, इंडो अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, सभी कम्युनिटी से लोगों को फेडरल सर्विसेज में लिया जाता है और तब जाकर के वो देश अच्छा बन पाया है। भारत में देखोगे तो भारत की सिविल सेवा में हिंदी मीडियम से ज़्यादा सिलेक्शन ही नहीं होता है, भाषा के आधार पे थोड़ा कष्ट है, ठीक है। बहुत सारे 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ से एक भी व्यक्ति का भर्ती नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, दादरा नागर हवेली हो गया। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मिलाकर के 7 ऐसे हैं जो रिसेंट रिपोर्ट है, वहाँ तक एक भी नहीं होता है। और कहीं पे लड़कियों पे, महिलाओं पे लाठीचार्ज होगा, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज होगा पुलिस के द्वारा जब कभी किया जाएगा, ऐसे मुद्दों पर सवाल होगा। तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना, नक्सलिज्म और ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे जिसके आधार पे हमें देखना पड़ेगा। तो वो सब आप मुझ पे छोड़िए, यू आर इन सेफ हैंड और मैं आपको बहुत डिटेल से ढंग से कराऊंगा और आप 100% मैं बोल रहा हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। कभी हम लोग और भी इस पे आगे मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अभी सिलेबस पहले देखिए और जो भी रेड मार्क के थे उसको प्रायोरिटी दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।